वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो है आप दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो उसके ऊपर जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा। और डिस्क्लेमर मैं आपको देता जाऊं कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस सेशन। बाय लॉ हमें अलाउ नहीं होता कि हम जो है कोई भी लीगल ओपिनियन या लीगल एडवाइस जो है इस तरह सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर दें। सो ऑलवेज एडवाइजेबल कि किसी भी लॉयर के पास जाके आप अपने केस को जो है डिस्कस कर सकते होते हैं। हमारे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन हम लोग जो है फ़ोन कंसल्टेशन के और ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करते हैं। और चलिए, ये पहली जो ये न्यूज़ है वो द माइग्रेंट जो है फ्रॉम बेल्जियम टू ब्रिटेन जो है, और उसमें जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो इस तरह के बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। सो उसमें ये है, एक तो ये क्राइम है जो लोग यूके से किसी और कंट्री में दाखिल होते हैं या यूरोप से यूके में आते हैं। सो इट्स अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। और आजकल जो है गवर्नमेंट जो है उस हवाले से किसी को माफ़ी नहीं दे रही। जो पकड़े जाते हैं उनको इमीडिएट बेसिस के ऊपर वो रिमूवल जो है वो उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अब तेज़ी से जो है वो रिमूवल की तरफ लेके जा रहे हैं। माइग्रेंट क्राइसिस जो है, नियरली 600 माइग्रेंट जो थे क्रॉस किया चैनल उन्होंने। ये 13 घंटे पहले की खबर है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो तादाद में थे लोग, उनको फ़िलहाल जो है वो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और अब देखते हैं कि उनके असाइलम जो है या वो कौन सी बेस के ऊपर वो यहाँ पे आए या कैसे आए। सो ये जो जीबीएन न्यूज़ है, उन्होंने भी इसकी जो है वो डिटेल्स जो है वो दी हैं। और ये है जी जीबीएन न्यूज़ का ये सोर्स है। मैं इसलिए साथ साथ बताता होता हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर पूछ लेते हैं कि सोर्स क्या है जी न्यूज़ का। सो इसलिए ख़ासकर मैं अगर अपने इस चैनल के ऊपर कोई सी भी बात जब करता हूँ, चाहे वो कानून की बात हो, चाहे वो होम ऑफिस की अपडेट की बात हो, तो उस पे जो है वो कोई ना कोई जो सोर्स होता है, रिलायबल सोर्स होता है, उसके थ्रू जो है मैं बताता होता हूँ। नियरली 600 माइग्रेंट क्रॉस चैनल टुडे एज बेल्जियम बिकम्स अ न्यू स्मॉल बोट डिपार्चर पॉइंट। जो है बेल्जियम से जो था वो लोग यूके में एंटर हुए, और उसमें एटलीस्ट 250 जो थे स्मॉल बोट्स माइग्रेंट जो थे लॉन्च फ्रॉम अ बेल्जियम बीच से जो था वो सैटरडे की रात को जो था वो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट जो है फ्रॉम बेल्जियम टू फ्रांस जो है क्रॉस किया इनटू द यूके वाटर जो है, और उनको जो है अभी डिटेन कर लिया गया है। और उसमें अब देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है उनके साथ अब आगे क्या करती है। इसके अलावा जो है एक बड़ी एक अहम जो है न्यूज़ जो मैंने पिछले कपल ऑफ डेज़ पहले भी आपको बताई थी कि ये जो फेक असाइलम और फेक डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो था, कुछ फेक किस्म के वकला थे जो लोगों को इस हवाले से मदद कर रहे थे। और उसमें आजकल मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं उस न्यूज़ को लेके बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो बातें वो कर रहे हैं कि जी के जिन ख़वातीन को जो है, स्पेशली वो ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है या इस हवाले से जो है कि जी के मेल जो हैं उनका कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस एक्सेप्ट नहीं हुए, और सिर्फ जो है जो ख़वातीन के जो है डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ के केसेस एक्सेप्ट हुए थे, उनको जो है वो गवर्नमेंट उनके जो केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सो देखिए, उसमें इस तरह की खबर ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ लोग जो हैं आई डोंट नो अपनी व्यूअरशिप के लिए या बाकी जो हैं लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। अब प्रैक्टिकली ये है कि बीबीसी के जो हिडन कैमरास और उनकी जो इन्वेस्टिगेटर टीम जो थी, वो कुछ फेक किस्म के लोगों से मिले जो कि खुद रेगुलेटेड लॉयर भी नहीं थे, और वो होटल्स में किसी जगह पे उन्होंने उनको क्लाइंट बन के वो गए, और वहाँ पे उनसे जब उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम आपका डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो केसेस हैं उसकी स्टोरी, और प्लस इसी तरह असाइलम के हवाले से हम जो है उसको आपको रेडी करके देंगे। इस तरह के जब इंसिडेंट हुए तो उसके बाद जो है होम ऑफिस ने भी कहा कि हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसके अलावा जो जो लॉ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह के जो अनरेगुलेटेड लॉयर्स हैं, जो क्वालिफाइड वकील नहीं हैं, जो किसी ना किसी और शोबे से मुंसलिक हैं, चाहे कोई उसमें बहुत से लोग जो हैं जो ट्रैवल एजेंट हैं या जो है वो वैसे उन्होंने कोई अपनी
सर्विसेज जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो इमिग्रेशन का भी जो काम कर रहे थे, जो कि उनको बाय लॉ जो है वो अलाउड नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं, जो खुद से किसी ने एलजीबीटी का केस अपना किया और जिसका केस अपना सक्सेसफुल हो गया, उसने दूसरों को जो है वो मशवरा देना शुरू करता है, ले आओ ਤੁਹਾਡਾ केस भी मैं करवा रही हूँ। सो इस तरह के जो वाक़यात हुए थे, जिसका होम ऑफिस ने जो है कहा कि जी हम भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जो है वो फीमेल जो हैं वो केसेस में इन्वॉल्व थे। जो फेक केस होते हैं, वो चाहे असाइलम का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, वो हर तरह से जो लोग होते हैं गलत काम करने वाले, वो हर तरह से ही केस करते हैं। सो उसमें बहुत से ऐसे इस तरह तो असाइलम के भी केसेस हैं जो लोगों ने बोगस किए, फेक केसेस थे, जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस पे किए, और उनको असाइलम जो थे वो कई लोगों के अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट भी हो गए। और इसी तरह जो चाहे वो मेल के हों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यूके में, सो यहाँ पे मेल फीमेल सभी ने जो थे वो केसेस किए, लेकिन जिनकी एविडेंस स्ट्रॉन्ग थी उनको जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ की बेस के ऊपर जो था उनके स्टेटस उनको ग्रांट कर दिए गए। लेकिन ऑब्वियसली होम ऑफिस जो है वो इन्वेस्टिगेट अब करना चाहता है कि जी वो देखा जाए कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे केस किया, ये जो भी है। लेकिन अल्टीमेट जो है क्या उन सभी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स इस बेस के ऊपर कैंसिल होंगे कि जी कि तुम लोगों ने जो फेक केस किया, लेकिन जिस वक्त इन्होंने केस का फैसला करना सी होम ऑफिस ने, तो होम ऑफिस उस वक्त सोया थोड़ी पड़ा था। इन्होंने इंटरव्यू किए, इन्होंने ही लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए, और उसके बाद जो था जांच पड़ताल करके सारा अल्टीमेट इन्होंने ही जो लोगों के जो थे वो स्टेटस उनको दिए। सो इसलिए जो है किसका केस गलत है किसका सही है, सो इसलिए अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, और ना ही किसी का सो फार जो है वो किसी को कोई कैंसलेशन हुई है, ना ही कोई इस तरह के मामला हैं। चलिए अब आते हैं जी बैक टू आपके सवालों की तरफ। ये अपना भाई साहब हैं कोई, मैंने इसलिए मैं जितने भी आप दोस्तों के कमेंट आते हैं, ये जिसको मैं टिक कर देता हूँ इसका मतलब है कि मैंने उसका जवाब दे दिया। बाकी ढूंढना अब आपका काम है कि कौन सी वीडियो पे जवाब दिया। इफ़ आई एम इन अ यूके एंड ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन विदड्रॉ देन आई गो बैक टू कंट्री। अब इनके क्वेश्चन की मुझे कोई समझ नहीं आई, सब यही समझ आई है कि वो कहते हैं कि अगर मैंने ह्यूमन राइट्स का केस किया हुआ है और उसको मैं अगर विदड्रॉ करता हूँ तो देन आई गो बैक टू कंट्री, कि मैं अपने कंट्री चला जाऊँ। तो भाई चले जाओ, तो कौन यहाँ पे बिठा के बैठे थोड़ी हैं होम ऑफिस वाले कि नहीं नहीं तुसी ह्यूमन राइट्स का केस किया तुसी बैठे तो। वो कहते हैं भाई जाओ, जो जाना चाहता है जाए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो तो ऊपर कोई जाने वाला हो उसको नहीं कोई रोक सकता। तो ये तो फिर यूके से जाने वाला है। सो आपने असाइलम ह्यूमन राइट्स क्यों किया, अब क्यों जाना चाहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाना चाहें चले जाइए। अब आपका सवाल एक्चुअली आप क्या पूछना चाह रहे थे, यहाँ पे 80-90% लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। अब पता नहीं ये पूछना एक्चुअली चाह रहे थे कि जी के क्या मैं वापस भी इस कंट्री में आ सकता हूँ, क्या मैं इलीगल होकर जाऊँगा, क्या मेरे पे री एंट्री बैन होगा। सवाल को जो है लिखने से पहले जो है कम से कम सोचा करें कि हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, फिर ताकि उसको 2-4-10 मिनट लगा दिया करें। 70-80% लोग तो वीडियो देखते ही नहीं हैं। जिस वीडियो के ऊपर लिखा होता है ILR इन 10 ईयर्स क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी के नीचे पूछा जाता है कि वो कहते हैं जी ILR 10 ईयर्स का हो गया। उनको होता है कि यार कहाँ 10 मिनट की वीडियो देखें, यहीं पे पता चल जाएगा हो गया कि नहीं हो गया, तो वहीं पे है। सो यहाँ वीडियो देख लिया करें या कमेंट ना किया करें, और अगर कमेंट को करना होता है तो उस कमेंट को अपना 2-4 मरतबा लिख के उसको समझ के काटवाद करके फिर लिखा करें, ताकि कम से कम अगर आपका टाइम वेस्ट होता भी है तो आपको जो है वो कोई जवाब जो है कोई ढंग का जवाब मिल जाया करें। मैंने तो ये 10-12 मिनट की वीडियो डेली करनी ही होती है, तो मैं तो इस तरह बोल बोल के अपना भी टाइम जो है वो निकाल ही लेता हूँ, लेकिन आपका नुकसान उसमें होता है। सवाल को प्रॉपर तरीके से पूछेंगे तो आपका कोई फ़ायदा हो सकता है। आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, आई एम मैरिंग इन द यूके टू माई कज़न, प्लीज़ एडवाइस इज़ इट बेटर टू गो एंड गेट मैरिड। आई कैन नॉट एडवाइस हर। अब जो है कोई भी अगर यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के ऊपर एडवाइस करता है तो उससे ज़्यादा इलीगल और एक गैर कानूनी एक्ट नहीं होता। कोई भी वकील जो होता है उसको अलाउड नहीं होता कि वो एडवाइस कर सके, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सकती होती है।
अच्छा, वो कहते हैं जी कि मैं ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे हूँ, तो मैं अपने कज़न से जो है वो शादी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एडवाइस कि इज़ बेटर टू गो, क्या मैं वापस चला जाऊँ एंड गेट मैरिड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जाके शादी करूँ एंड रिटर्न टू द यूके, पुट माय केस एज अ स्पाउस वीज़ा, और इज़ इट बेटर टू मैरी हियर इन द यूके। जो है नंबर एक तो ये है, अपनी सिचुएशन के मुताबिक किसी भी लॉयर से एडवाइस लीजिएगा, और सेकंड सिंपल इन्फॉर्मेशन ये है, अगर कोई भी शख्स चाहे वो ग्रेजुएट वीज़ा पे है, चाहे वो सिर्फ विजिटर वीज़ा पे ना हो, या वो इलीगल यहाँ पे ना हो, ओवरस्टे ना हो, कोई भी शख्स जो है जब अपना उसका लीगल स्टेटस जो है वो चल रहा होता है, लेट्स से अगर मेरा ग्रेजुएट वीज़ा है तो अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने यहाँ से वीज़ा स्विच करना है या मैं बैक होम जाऊँ, वहाँ से स्पाउस वीज़ा पे आऊँ। दोनों पे कंडीशन सेम है, दोनों पे फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पाउंड्स ही है, और इसमें चाहे इनसाइड कंट्री स्विचिंग हो या आउटसाइड हो, वो सेम थिंग आती है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनसाइड कंट्री यूके के अंदर से स्विचिंग अलाउड है कि नहीं, तो द आंसर इज यस। कोई भी शख्स जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे है वो यूके के अंदर रहते हुए भी अपना वीज़ा जो है वो स्विच कर सकता है जी। सुमत जी ने एक पूछा है जी, हाउ आर यू सर जी, नमस्कार किया है उन्होंने, और लिखा है आई एम फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया जी, इंडिया से आप देखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये गॉड सर, ये जो किसी ने कोई चीज़ किसी को समझ आई होगी उसके लिए उन्होंने कहा जी आ गई समझ। सर मेरा वीज़ा 5 सितंबर को एक्सपायर होना है, अभी 3 महीने हैं, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? किसी का वीज़ा जो है जो भी वैलिड होता है, अगर किसी का वीज़ा वैलिड है और अगर वो कोई ट्रैवल करना चाहे तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ, उसमें ये है कि अगर किसी का वेरी शॉर्ट टाइम रह जाता है कि 2, 4, 5, 10 दिन रह जाते हैं, तो फिर सम टाइम जो है उसमें भी इश्यूज़ ये होते हैं कि यूके बॉर्डर एजेंसी को डाउट होता है कि ये कहीं वापस आके कोई केस ना फाइल कर दें या कुछ ऐसा है। बहरहाल अगर किसी का 3 मंथ्स का रीज़नेबल टाइम है और वापस आने की रीज़न्स हैं कि मे बी कोई बंदा स्किल्ड, क्यों मुझे नहीं पता आपका स्टेटस क्या था या क्या है, जिसकी बेस के ऊपर 3 माह का वीज़ा बाकी है। अब एक शख्स, लेट्स से मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मेरा 3 माह का वीज़ा बाकी है, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं पे की, मेरे बाकी मामलात भी सारे उल्टे सीधे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं वापस आऊँ तो मुझे एयरपोर्ट पे लम्बियाँ पालें। लेकिन अगर मेरा जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, मैंने आगे वीज़ा स्विच करना है, या मेरा ग्रेजुएट वीज़ा है, मेरे पास आगे कोई ऑप्शंस हैं, मेरा मे बी कोई ऑफ़र लेटर है या बाकी चीज़ें, तो मेरी अगर फ़ाइल प्रॉपर मेरे हाथ में है, तो मैं अगर वापस आता हूँ तो वो ऑब्वियसली मैं उनको जो है वो जवाब दे सकता हूँ कि जी मैं क्यों गया था और क्यों वापस आया हूँ जी। सर आई एम ऑन अ 5 years रूट एज अ स्पाउस एंड आई पास्ड B1 इंग्लिश कोर्स एंड आई डिड यूज़ फॉर माई एक्सटेंशन इन 2024 एंड नाउ end of this year in December I'm gonna apply for ILR, do I need to pass again? जो है B1 का वो पूछ रहे हैं कि जी कि क्या दोबारा पास करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपने कब पास किया था, लेकिन द सिंपल वर्ड इज़ के जो लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है वो फॉर एवर होता है, और कोई सा भी जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो 2 साल के लिए जो है वो वैलिड होता है। B1 हो, A1 हो, कोई सा भी हो, वो 2 years की उसकी वैलिडिटी होती है। टीबी टेस्ट जो होता है वो 6 मंथ का होता है। चलिए, इसी सवाल में मैंने आपको 3 डिफरेंट चीज़ें जो हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बता दी। गुड मॉर्निंग बारी साहब जी, गुड इवनिंग सर, तुसी गुड मॉर्निंग ਨੂੰ मॉर्निंग टाइम तुसी दिता होएगा। सो एक आध सवाल मैं और ऐड कर दूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, इटली में हूँ और मुझे यहाँ कार्ड मिल गया है 3 साल का, मेरे फादर यूके नेशनल हैं, क्या मैं वहाँ विज़िट पे जा सकता हूँ, जाके सेटल हो सकता हूँ? सर काइंडली रिप्लाई, सेटलमेंट विजिटर वीज़ा के ऊपर तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, जो कि आपके पास वहाँ का इटली का डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको यूके का विजिटर वीज़ा आप अप्लाई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, और अब्बा जी को मिलने आना चाहें बिल्कुल फादर जी को मिलिए, आके जफ़ियाँ डाल डाल के मिलिए। लेकिन क्या आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं? विजिटर वीज़ा की जो है वो किसी भी वीज़ा में स्विचिंग नहीं होती जी। सर जी, अब असाइलम के रिफ्यूज़ल के बाद अपील का टाइम दे देंगे या नहीं? अब मुझे क्या पता है कि आपका असाइलम की रिफ्यूज़ल के बाद आपको अपील का टाइम देंगे भी या नहीं। सो अगर किसी की बात हो रही है, अगर किसी को का असाइलम रिफ्यूज़ हो जाता है और अगर किसी को अपील का राइट मिले, तो वो 14 डेज़ के अंदर अपील करनी होती है। लेकिन अगर किसी दे असाइलम दा ना सिर है ना पैर है, बस एवं मुँह चुक के ते असाइलम क्लेम किया है, एवं बेतुका असाइलम क्लेम किया है, तो फिर जो है वो धक्के भी नहीं दे रहे आजकल। वो तो धक्का होता है ना
कि चलो धक्का ही दे दिए वो धक्का भी नहीं देंगे, कहने धक्के के उत्ते भी साडा टाइम लगना। वो केस को जो है वो अनफाउंड केस करके चुक के परा मारते हैं और वो ना वहाँ पे राइट ऑफ अपील मिलता है, इमीडिएटली इमिग्रेशन बेल पे डाल देते हैं। तो फिर ना 3 में ना 13 में ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। So, nice way to inform is a person residing in the Holland. ये क्या सवाल है जी? Residing in the Holland can file his case as per old Brexit law. उसमें क्या जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद तो ब्रेग्जिट हो गया है, लेकिन अभी भी स्टिल फाइल्स ओपन है अगर कोई फाइल करना चाहे। लेकिन दे हैव टू प्रूव, उनको साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने टाइम से पहले जो था वो केस क्यों फाइल नहीं किया, 31 दिसंबर को क्यों नहीं तक फाइल क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद 31 जुलाई 2021 तक जो है वो क्यों फाइल नहीं किया। सो इस वजह से जो है इतना आसान नहीं है जी। वन विल द टाइम स्टार्ट आफ्टर सबमिशन द स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फ्राम यूके जो है। अब ये भाई साहब का सवाल से अगर आपको कोई समझ आई है तो मुझे बताइएगा, मुझे तो कोई कख समझ नहीं आई और उन्होंने भी नहीं पता जिन्होंने सवाल भेजा। कहते हैं जी व्हेन विल द टाइम स्टार्ट, के टाइम जो है कब स्टार्ट होगा। अगली लाइन क्या है? आफ्टर सबमिशन दी स्पाउस वीज़ा, आफ्टर कि जी जब स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट कर दी या कोई भी सबमिट कर दी तो वहाँ से किस चीज़ का टाइम स्टार्ट होगा? वीज़े का टाइम स्टार्ट होगा। वीज़ा तो पता नहीं वो देना है या उन्होंने नहीं देना। सो एक्चुअली जो कोई सा भी शख्स हो कोई भी बंदा है, वो चाहे विजिटर वो उस पर स्टूडेंट वीज़ा पे है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, किसी भी वीज़ा पे था, उसने जब अपना वीज़ा स्विचिंग की एप्लीकेशन दी या उसने फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन दी, चाहे स्पाउस वीज़ा की दी या स्किल्ड वर्कर वीज़ा की दी, तो टाइम जो उसके वीज़े का जो टाइम होता है वो उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन उसको वीज़ा मिल जाता है, नंबर 1। लेकिन अगर एक शख्स के पास ऑलरेडी पहले से वीज़ा मौजूद है, लेट्स से मेरे पास ग्रेजुएट वीज़ा मौजूद है या मेरे पास उससे पहले स्टूडेंट था, मैं 1.5 साल स्टूडेंट वीज़ा पे रहा, उसके बाद मैंने PSW ग्रेजुएट वीज़ा ले लिया, 2 साल मैंने उस पर गुजार दिए, मेरा 3.5 साल जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। अब मैंने वैलिड ग्रेजुएट वीज़े के दौरान मैंने ब्याह कर लिया और मैंने कहा शादी का लड्डू है, चलें खा के ही पछताते हैं। अब मैंने जो है वो स्पाउस वीज़ा डाल दिया, तो अब मेरा जो टाइम है वो तो एक्चुअली वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो जो सबमिशन हो या आगे वीज़े की का मिलना, ये सारा टाइम जो है उसमें लॉफुल रेजिडेंस में काउंट होता है। लेकिन अगर मैं इलीगल था या मैं ओवरस्टेयर हूँ तो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन तो मैं तब भी डाल सकता हूँ। एप्लीकेशन तो यहाँ पे कोई ओवरस्टेयर है तो वो भी डाल सकता है, लेकिन मेन देखना ये है कि वो वीज़ा आगे से दे भी रहे हैं या नहीं दे रहा है। चूँकि जो ओवरस्टेयर है, इमिग्रेशन बेल पे है या बाकी इस तरह की चीज़ें, वो वहाँ पे सबमिशन का कोई ताल्लुक नहीं फिर वहाँ पे आ जाता। वहाँ पे आपका वीज़ा जो है वो उसका ताल्लुक होता है कि वो किस दिन आपको देते हैं। हाय बॉस, व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग रेफ्यूजी रिगार्डिंग ILR हु नॉट टेकिंग बेनिफिट, इज इट 5 ईयर और व्हाट? अच्छा, अब ये जिन्होंने सवाल किया ना जी, ये उन्होंने वीडियो नहीं देखी, 100% उन्होंने वीडियो नहीं देखी, उन्होंने सब सवाल किया है और ये सवाल है उनका। अच्छा, अब उन्होंने, मैं इस पर क्यों बेट लगाने को तैयार हूँ कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी, क्योंकि वीडियो है ही इसी पॉइंट के ऊपर। ये कुछ 12-15 मिनट की वीडियो थी, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वो 15 मिनट बात की और उन्होंने सारी रात जो है ना हीर रांझा सुनी और सवेरे उठ के पूछ रहे ने हीर मुंडा सी के कुड़ी। तो ये काम किया उन्होंने, कमेंट किया कि जी के वो जो नॉट टेकिंग बेनिफिट इज इट 5 ईयर या की, लेकिन वीडियो नहीं देखी है ना, मैं मम्मी नहीं जवाब देना। अच्छा चलिए, नंबर 1 तो ये है कि मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है और हम लोग जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, फ़ोन एडवाइस की या ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करते हैं। और जो मेन थिंग जो बताना चाहता हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट 1 टाइम होती है। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जब वो एक मरतबा फ़ोन कर लें, उसके बाद बाज़ का तो घंटा मेरा सर खा जाते हैं। मैंने कभी माइंड नहीं किया, चूँकि हमने नो टाइम लिमिट रखा हुआ है। चाहे आप 5 मिनट बात करें, आप 50 मिनट बात करें, जो ही उनका फ़ोन बंद होता है आधे घंटे बाद उनको दौरा पड़ता है कई लोगों को, फिर एक सवाल याद आ जाता है। और जबकि हमारी पॉलिसी ये है कि मैं, चाहे आपकी 1 अपॉइंटमेंट है, 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, 10 अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं एक तो मार्केट से फ़ीस कम चार्ज करता हूँ केस की जो है, और सेकंड ये है कि उसमें रखा हुआ है ये प्लान के जी के जो जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स बनती हैं, आपकी सारी की सारी जो है वो फ़ीस हम कंसल्टेशन की उस फीस में से माइनस कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग, चूँकि लालच बहुत ज़्यादा है ना हम लोगों में, लालची लोग हैं,
तो वो उसमें अगले के भी ज़हन में ये आता है कि जी कि मैं अगला पता नहीं केस का लालच दूंगा कि जी कि मैंने तो आपसे केस कराना है, तो मेरी चाहे आप ये 1 मिनट के लिए बात सुन लें। मुझे पता होता है क्योंकि मेरी उम्र गुजर गई इसी कामों में ना, तो वो लालच के लिए बहुत से और वकील बैठे हैं। मुझे बहुत टेंशन नहीं होती कि मैं आपके इस चक्कर में मैं आता हूँ कि जी कि मैं चलिए 1 मिनट का है, बात कर ही लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शायद केस आ जाए। मुझे इस तरह के ना केस चाहिए होते हैं, ना ही मैं लेता हूँ। आपका जब फ़ोन अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई, आपने बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया, फ़ोन बंद हो गया, 5 मिनट बाद अब अगर आपको कोई नया सवाल आपके ज़हन में आया, आपको न्यू अपॉइंटमेंट ही बुक करना पड़ती है। कि ये एक फैसिलिटी जो दी हुई है कि जी के 10 अपॉइंटमेंटें भी हैं, 50 पाउंड 50 पाउंड चार्ज करती हैं, आपकी 5 अपॉइंटमेंट हैं, 10 हैं, वो सारी की सारी बीच में माइनस हो जाती है। मैं बल्कि एक पिछले दिनों एक स्पाउस वीज़ा की एक एप्लीकेशन थी, उनसे 1000 मैंने फ़ीस चार्ज की स्पाउस वीज़ा की। उससे पहले जो थी उनकी कुछ तकरीबन 8 अपॉइंटमेंट्स जो थी वो हो चुकी हुई थी फ़ोन की। 1000 पाउंड उनकी फ़ीस चार्ज करनी थी, 8 उनकी अपॉइंटमेंट थी, 400 पाउंड जो था उनका वो कंसल्टेशन वाला माइनस कर दिया, रिमेनिंग उनका 600 रह गया। सो टेक्निकली तौर पे तो वो फ्री एडवाइस ही ले रहे थे। जब उनका दिल करता था अपॉइंटमेंट बुक करते थे, अगले दिन का उनको टाइम मिलता था, वो अपना जो भी उनके माइंड में सवाल आते थे वो लेते रहते थे। एंड के ऊपर सारी फ़ीस तो माइनस हो गई, वो भी सुखी, मैं भी सुखी। लेकिन जो है वो क्या करें, मैं तो हर वीडियो में इस तरह की बातें बताता हूँ कि शायद के लोगों को समझ आ जाए, लेकिन नहीं, कहाँ पे कहीं समझ आती है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।